सब हमारी खैरख्वाही के अलमबरदार थे, सब के दामन पर हमारे खून के छींटे मिले। मॉब लिंचिंग लिखना था कि अगले रोज मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। 4 तारीख की वो घटना है, आज 28 तारीख है, आज तक भी उस घटना के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पत्रकार हैं, हम लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लोगों ने इतने सारे कानून बनाए, सीए एनआरसी लेकर आए, जिन कानूनों की इस देश में जरूरत नहीं थी वो कानून आप लेकर आए। आप ये भी ले आइए एक कानून कि लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहेंगे, हत्या को हत्या नहीं कहेंगे, सांप्रदायिक तनाव को सांप्रदायिक तनाव नहीं कहेंगे, नफरत को नफरत नहीं कहेंगे। आखिर कौन रोक रहा है? क्यों उन आवाजों को दबाने की कोशिश करते हो जो पीड़ित की आवाजें हैं, जो इंसाफ की आवाजें हैं? इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये एक समाज को, एक बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाने की और उसे ये एहसास दिलाने की कि तुम्हारे अधिकार नहीं है, तुम्हारे अधिकार छीन हो चुके हैं इस सरकार में, उसको ये एहसास दिलाने की लगातार कोशिश जारी है। बीजेपी की सरकारों में एक कल्चर को प्रोड्यूस किया गया, वो कल्चर है कि कोई कुत्ता भी अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचा दे तो एक गैंग है, वो गैंग माला लेकर उस कुत्ते के गले में माला डालने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि उसने किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया है। ये पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे। बिल्किस बानो के गुनहगारों जब छूट कर आए तो उन्हें मालाएं पहनाई गई। आलिमुद्दीन जिसकी लिंचिंग हुई थी झारखंड में, जब उसके सजा याफ्ता मुजरिम जेल से छूट कर आए जमानत पर, तो मोदी सरकार के मंत्री थे जयंत सिन्हा, उन्होंने मालाएं पहनाई, उन्हें मिठाई खिलाई उनकी, जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। अखलाक की लिंचिंग का आरोपी रवि जेल में डेंगू से मर गया तो उसकी लाश पर तिरंगा डालने के लिए तत्कालीन मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा के सांसद हैं अभी, ये पहुंच गए, उन्होंने तिरंगा डाला उसकी लाश पर। पहलू खान की लिंचिंग हुई, पहलू खान की लिंचिंग करने वालों को भगत सिंह कहकर संबोधित किया गया। जिस देश में लोग ये कहते थे कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई खतरा हो सकता है, आप यहाँ पर इंसानों की हत्या करने वालों को मालाएं पहना रहे हैं। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए जो लिखा तपा के जान से लिखा। रकट गिरूं ये सलामत रहे, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई को गिराएगा, तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा ना जाएगा। शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मंच दिया उस दर्द को बयां करने का, उस जख्म को बयां करने का जो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस ने हमें दिया है। मैं चूँकि सहाफ़ी हूँ तो सहाफ़त पर ही बात करूँगा। शामली का एक कस्बा है थाना भवन, वहाँ पर 4 जुलाई को एक फिरोज नामी शख्स को 3-4 लोगों ने पीटा। पुलिस आई और फिर पुलिस को सौंप दिया। 2 घंटे तक वो आदमी घायल अवस्था में पुलिस चौकी पर पड़ा रहा। वहाँ के जब लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है तो मैंने उसे लेकर एक ट्वीट किया और उसे मॉब लिंचिंग लिख दिया। मॉब लिंचिंग लिखना था कि अगले रोज़ मुझे पता चला कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और सिर्फ मुझ पर एफआईआर नहीं हुई है बल्कि 4 और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके अगले रोज़ फिर एक शख्स का नाम और उसमें ऐड कर दिया गया और हवाला दिया गया कि हमने जो इस घटना को मॉब लिंचिंग कहा उससे कस्बे का माहौल ख़राब हो सकता था, सांप्रदायिक वैमनस्य से फैल सकता था, तनाव हो सकता था। इस वजह से सावधानी बरतते हुए पुलिस ने पहले हम पे एफआईआर दर्ज कर दी। 4 तारीख की वो घटना है, आज 28 तारीख है, आज तक भी उस घटना के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम में से जिन 4-5 लोगों पर एफआईआर थी उनमें से कुछ जमानत ले चुके हैं और कुछ को अभी जमानत लेनी है। ये जिस तरह से लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को सामान्यकरण करने की कोशिश की जा रही है, ये उसे दर्शाता है। कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा। अखलाक की लिंचिंग हुई। अखलाक की लिंचिंग के फौरन बाद अखलाक पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि गोमांस रखा हुआ था। उसके बाद कासिम की लिंचिंग हुई। ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं। उसके बाद कासिम की लिंचिंग हुई, उसे बताया गया कि ये रोड रेज की घटना थी। उसके बाद अलीगढ़ में पिछले दिनों जब आपने देखा फरीद की लिंचिंग हुई, तो उस घटना के 1 हफ्ते बाद फरीद पर और फरीद के परिवार के 8 लोगों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया।
यहाँ फिरोज की लिंचिंग हुई, जिसे लेकर हमने लिखा था, तो उस पर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी कि एक पूरा संरक्षण जिस तरह से बीजेपी की सरकारें मॉब लिंचिंग करने वालों को दे रही हैं, ये जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पीड़ितों पर या उनकी आवाज़ उठाने वालों पर, ये उसको साफ बयां कर रहा है। ये बीजेपी शासित राज्यों का हाल है। अब कांग्रेस का सुनिए। शामली का एक लड़का है जावेद, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ईद उल अजहा पर वो अपने घर आया हुआ था, उसने कुर्बानी की और कुर्बानी के फोटो उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए। तो हिमाचल प्रदेश में जहां वो दुकान करता था रेडीमेड गारमेंट्स की, उसकी दुकान को लूट लिया गया और वहां पर जो 16 परिवार थे वो डर के मारे वहां से पलायन करके चले गए। वो मुस्लिम परिवार थे। इसे लेकर कांग्रेस के जो माइनॉरिटी विभाग के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उनसे गुहार लगाई कि आरोपितों को गिरफ्तार करिए। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया आज तक भी। जावेद गिरफ्तार हो चुका, जावेद को यूपी पुलिस ने, शामली में चूंकि वो आया हुआ था, जावेद को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। तो ये सब हमारी खैरख्वाही के अलंबरदार थे, सब के दामन पर हमारे खून के छींटे मिले। ये दोनों तरफ से जो खेल खेला जा रहा है, मोहब्बत की दुकान की तरफ से भी और जो फर्जी जो राष्ट्रवाद का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं उनकी तरफ से भी, जिस तरह से मुसलमान को अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो जाने के बाद पीड़ित को ही, मृतक को ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम घटनाएं उसको साफ बयान कर रही हैं। हम पत्रकार हैं, हम लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लोगों ने इतने सारे कानून बनाए, सीए एनआरसी लेकर आए, जिन कानूनों की इस देश में ज़रूरत नहीं थी वो कानून आप लेकर आए। आप ये भी ले आइए एक कानून कि लिंचिंग को लिंचिंग नहीं कहेंगे, हत्या को हत्या नहीं कहेंगे, सांप्रदायिक तनाव को सांप्रदायिक तनाव नहीं कहेंगे, नफरत को नफरत नहीं कहेंगे। आखिर कौन रोक रहा है? 10 साल से पूर्ण मोहब्बत के साथ में आप सरकार चला, आप ये भी कानून ले आइए कि कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा। आप क्यों पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करते हो? क्यों उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हो जो पीड़ित की आवाज़ें हैं, जो इंसाफ की आवाज़ें हैं, जो मजलूमों को, जिन आवाज़ों को सुनकर मजलूमों को लगता है कि उन्हें इंसाफ मिल सकता है, इंसाफ की भागीदार वो आवाज़ हो सकती है, उन्हें दबाने की कोशिश आप क्यों कर रहे हो? क्यों आप पत्रकारिता का गला घोटना चाहते हो? हम पत्रकार हैं और हम सरकार के उस सैकड़ों करोड़ के, हजारों करोड़ के उन दावों की पोल खोल देते हैं, उन दावों के गुब्बारे में सुई चुभा देते हैं जिसमें सरकार बड़े दावे करती है कि कानून व्यवस्था का बहुत बेहतरीन हाल है। तो उसमें जब एक कोई पत्रकार कह देता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि मृतक के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और हत्या करने वाले लोग जेल में नहीं भेजे जाते, बल्कि उनका स्वागत करने के लिए जो सत्तारूढ़ दल है उसके नेता पहुंच जाते हैं, उस दावे की पोल, सरकार के कानून व्यवस्था के दावे की पोल पत्रकार की ये लाइन खोल देती है। इसलिए उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसे डराने की कोशिश की जा रही है। थाना भवन में जो हुआ, मैं सोच रहा था कि अब तक आखिर बीजेपी की तरफ से क्यों नहीं कोई नेता गया। तो बीजेपी के नेता गए, उन आरोपितों से मिले जा करके जो उस हत्याकांड के आरोपी हैं, जिस हत्या को पुलिस हत्या ही नहीं मान रही है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा उसमें हुआ है। तो बीजेपी के मंत्री थे जो 2017 में चुनाव जीते थे, सुरेश राणा, योगी सरकार में मंत्री थे, वो गए और उन्होंने जाकर के आरोपितों से को आश्वासन दिया कि वो उन्हें न्याय दिलाएंगे। न्याय क्या दिलाएंगे? कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। अभी तक जब मैं इस डाइस से बोल रहा हूं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसी तरह से अलीगढ़ में आपने देखा, पूरी की पूरी बीजेपी का मेयर, बीजेपी का विधायक, बीजेपी की पूरी इकाई आकर के थाना घेर लिया कि आरोपितों को छोड़िए, जिन लोगों ने फरीद को मारा था उन्हें बचाने के लिए थाना घेर लिया। छत्तीसगढ़ में 3 लोग मार दिए गए, तीनों सहारनपुर के रहने वाले थे। वहां जाकर बीजेपी ने थाना घेर लिया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये एक समाज को, एक बहुत बड़ी आबादी को गुलाम बनाने की और उसे ये एहसास दिलाने की कि तुम्हारे अधिकार नहीं है, तुम्हारे अधिकार छीन हो चुके हैं इस सरकार में, उसको ये एहसास दिलाने की लगातार कोशिश जारी है। और चूंकि हम और ऐसी आवाज़ें जो लगातार आंखों में आके डालकर सरकार से कहती हैं कि हम बराबर के नागरिक हैं
और हमारा भी उतना ही अधिकार है इस देश के संसाधनों पर जितना किसी और, तो उनको मुकदमे से डराने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बुलडोजर से जलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जब हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, तो जब चूंकि ओवैसी साहब की राजनीति का मैं आलोचक रहा हूं, मैं उनके मंच से कह रहा हूं, मैं अक्सर आलोचक रहा हूं उनकी राजनीति का, लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो ओवैसी साहब ने हमारे लिए ट्वीट किया, उस घटना पर बयान दिया। उसके बाद में जामाई ने इन्होंने कहा कि हम कानूनी सहायता प्रदान कराएंगे, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ताकतें हैं ये हौसला देती हैं, ये लड़ने का हौसला देती हैं, ये जालिम की आंख में आंखें डालकर बात करने का हौसला देती हैं। हम चूंकि पिछले 10 साल से लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, उसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाए जाने की कोशिश की गई है। ये आवाज़ें जो हमारे समर्थन में उठी हैं, ये वो आवाज़ें हैं जो लगातार उन्हीं ताकतों के आंखों में आंखें डालकर ये कहती हैं कि हम बराबर के शहरी हैं, बराबर के नागरिक हैं, आप हमारे अधिकार नहीं छीन सकते और हम इसके लिए एहतजाज करेंगे, संघर्ष करेंगे, और ये कर रहे हैं और दिखता भी है। उत्तर प्रदेश की सरकारों में जिस तरह से पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकारों में एक कल्चर को प्रोड्यूस किया गया है, वो कल्चर क्या है? वो कल्चर है कि कोई कुत्ता भी अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचा दे तो एक गैंग है, वो गैंग माला लेकर उस कुत्ते के गले में माला डालने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि उसने किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाया है। ये पूरा घटनाक्रम आप देखेंगे। बिल्किस बानो के गुनहगारों जब छूट कर आए तो उन्हें मालाएं पहनाई गई, तिलक लगाकर स्वागत किया गया उनका। आलिमुद्दीन जिसकी लिंचिंग हुई थी झारखंड में, जब उसके सजा याफ्ता मुजरिम जेल से छूट कर आए जमानत पर, तो मोदी सरकार के मंत्री थे जयंत सिन्हा, उन्होंने मालाएं पहनाई, उन्हें मिठाई खिलाई उनकी, जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। अखलाक की लिंचिंग का आरोपी रवि जेल में डेंगू से मर गया तो उसकी लाश पर तिरंगा डालने के लिए तत्कालीन मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा के सांसद हैं अभी, ये पहुंच गए, उन्होंने तिरंगा डाला उसकी लाश पर। पहलू खान की लिंचिंग हुई, पहलू खान की लिंचिंग करने वालों को भगत सिंह कहकर संबोधित किया गया। यानी आपने ऐसा कल्चर यहाँ पे प्रोड्यूस किया जिस देश में लोग ये कहते थे कि बिल्ली के रास्ता काटने से कोई खतरा हो सकता है, आप यहाँ पर इंसानों की हत्या करने वालों को मालाएं पहना रहे हैं। ये कैसा कल्चर आपने ईजाद किया है उस कम्युनिटी के खिलाफ, जो कम्युनिटी आपसे कुछ नहीं मांग रही है, आपसे सिर्फ सुरक्षा की गारंटी मांग रही है, और वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं है। आप जो पिछले दिनों कांवड़ में जो हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह रोड बंद रहता है पूरा, कोई मुस्लिम संगठन तो ऐसा नहीं है कि ये जाकर के आवाज़ उठाए कि कहे कि रोड क्यों बंद किया हुआ है। लेकिन गुड़गांव में जब आपने देखा, जब नमाज होती थी और नमाज मस्जिद ना होने की वजह से लोग जुमे की नमाज पार्क में पढ़ लेते थे, तो यहीं से कपिल मिश्रा और उनकी टीम पहुंच जाती थी वहाँ पर नमाज के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। मुसलमान चाहता है इस देश में सौहार्द के साथ रहना, अमन के साथ रहना, आप हम में कोई दखल ना दो, हम आप में कोई दखल नहीं देंगे, ये कहना। और इन बातों को अगर कोई कह रहा है तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। क्या करें वो? लिखना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, पत्रकारिता छोड़ दें, कोई और धंधा काम करना शुरू कर दें, राजनीति छोड़ दें। अगर मुद्दों की बात ना करें तो फिर किसकी बात करें? अगर मजलूमों की बात ना करें तो किसकी बात करें? अगर आपकी राजनीति आंसू देती है, आपकी राजनीति अगर जख्म देती है, तो उन जख्मों को मरहम लगाने वाला अगर कोई नेता उठकर आता है तो आप उसे देशद्रोही कहते हो। ये कौन सा कल्चर आप ईजाद कर किया है आपने उस देश में, जिस देश में कहते थे कि एक की जान लेना, मानवता की जान लेना, वहाँ पर इस तरह का कल्चर ईजाद किया हुआ है। तो ये आवाज़ें तो उठती रहेंगी, इन FIRों से, इन मुकदमेबाजी से हम डरने वाले तो नहीं हैं। हम लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और वही बोलेंगे जो अहमद फराज ने कहा था कि मेरा कलम तो अदालत मेरी ज़मीर की है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, टुकट गिरे नकट गिरूँ ये सलामत रहे, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई को गिराएगा, तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा ना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।